2024 का चुनाव बीजेपी के लिए एक बड़ी चेतावनी की तरह आया। उत्तर प्रदेश और बिहार, जहां पार्टी कभी अजेय लगती थी, वहीं अब उसे हार का स्वाद चखना पड़ा। लेकिन आज जब देश 2027 और 2029 जैसे निर्णायक चुनाव की ओर बढ़ रहा है, तो सबसे बड़ा सवाल यही है, बीजेपी की रणनीति क्या नेतृत्व तो स्पष्ट है, और क्या पार्टी जातीय समीकरणों की भूल भुलैया में भटक रही है? उत्तर प्रदेश में अब तक प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा क्यों नहीं? राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम क्यों लटक रहा है? और क्या विपक्ष का पीडीए फार्मूला बीजेपी को सच में टक्कर दे रहा है? नमस्कार, मेरा नाम हेमा श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। इन्हीं सभी ज्वलंत सवालों पर आज हम बात करेंगे मनोज मिश्रा जी से, जो अपनी गहरी समझ और बेबाक राय से स्पष्ट करेंगे। हेमा जी, अगर आपके सवाल पे आए तो दरअसल जाति समीकरण और जाति जनगणना या मंडल कमंडल या रिजर्वेशन, इसका अगर किसी दो राज्यों में सबसे ज्यादा असर पड़ा तो वो पड़ा उत्तर प्रदेश और बिहार पर। और उसकी राजनीति ये रही कि 90-91 के बाद कांग्रेस पार्टी गायब होती चली गई और 2022 का विधानसभा चुनाव, 2024 का लोकसभा चुनाव, जो आपका एक बेसिक सवाल है, तो वो भी जाति समीकरण के ही ताने बाने में रहा है। कांसीराम के संघर्ष से मायावती नेता बनी और लोहिया आंदोलन या उस समय मुलायम सिंह रिजर्वेशन को लेकर के, पिछड़े दलित मुस्लिम इसके कॉम्बिनेशन को लेकर के, तो अलट पलट उत्तर प्रदेश में सरकारें या तो सपा की थी या बसपा की थी या भाजपा गठबंधन के साथ में थी, लेकिन कांग्रेस लगातार बाहर थी। जैसे उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष अब तक नहीं चुना गया, तो उसमें क्या है आपके हिसाब से? क्या संगठनात्मक कोई असमंजस है या फिर कोई सोची समझी रणनीति? हेमा जी, देखिए, दरअसल क्या है कि जब 2014 के प्रचंड बहुमत ने देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक संगठन और सरकार, इसका चयन कौन व्यक्ति होगा, ये दो ही लोग लेते हैं, बाकी सब लोग सिर्फ अहर्ता और खाना पूर्ति पर रहते हैं। तो मोदी जी और अमित शाह और 2027 का चुनाव, क्योंकि योगी जी मुख्यमंत्री हैं, 17 के बाद 22 में रिपीट होता है, और ये एक इतिहास की बात है। 37 साल बाद वो इतिहास रिपीट हुआ उत्तर प्रदेश में कि उसी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार दोबारा आई। वो सवर्ण जाति से हैं, सवर्ण से हैं। तो और अब मौजूदा जो प्रदेश अध्यक्ष है, ये चूंकि पश्चिम की बात इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जिस समय किसान आंदोलन चल रहा था, दिल्ली में धरना प्रदर्शन चल रहा था, टिकट बाकी सब चीजों में देखे तो आपने देखा होगा कि उस समय भी अध्यक्ष को बनाने के लिए जल्दबाजी इसी बात को ली कि इनको पश्चिम को संभालना था। अब जो मौजूदा स्थिति है, उस मौजूदा स्थिति में है कि जातीय समीकरण में ब्राह्मण, दलित, ओबीसी, पिछड़ा, और वो ऐसा चेहरा हो जो 2027 को चुनाव में और 2029 को चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो 2024 में हार रही, उसकी भरपाई करे, उसका नेतृत्व रहे। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको या फिर इस समय का सबसे बड़ा जो सवाल उठ के आ रहा है कि बीजेपी ओबीसी या फिर दलित नेता को ये कुर्सी देकर, प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी देकर, ये पीडीए के फार्मूले को कुचल रही है? देखिए, बिल्कुल कुचले की कारण यह है कि एक जो नया फार्मूला चला, पीडीए, पिछड़ा, दलित, अगड़ा की बात करें या संख्यक की बात कर लें, उसमें हेमा जी देखिए कहीं न कहीं जाति समीकरण की बात है, जाति जनगणना की बात है, और एक बड़ा अहम है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको उतनी का हिस्सा मिलना चाहिए, या ये कि जिसकी जितनी संख्या है। तो भारतीय जनता पार्टी भी उसी गणित में है, क्योंकि पूर्व में अगर आप देखना चाहें तो कल्याण सिंह से लेकर के ओबीसी का कोई बहुत बड़ा नेता इनके पास उस लेवल पर आया नहीं। केशव मौर्य रहे थे, केशव मौर्य का दावा हमेशा था कि उनके नेतृत्व जो प्रदेश अध्यक्ष थे तो सरकार बनी, अपूर्ण बहुमत की सरकार आई। तो इसलिए दलित, ओबीसी और ब्राह्मण, मैं तीनों की बात कर रहा हूँ, तीनों के चेहरे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में लखनऊ से लेकर दिल्ली तक लगातार मंथन चल रहा है। इस बार जो ये जातीय समीकरणों को विपक्ष साध रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि बीजेपी इसके वैकल्पिक नैरेटिव को सफल नहीं कर पा रहा है? नहीं, देखिए, दरअसल उसके पीछे थोड़ा सा जाप जाएगी कि 2024 के चुनाव से पहले जब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है केंद्र में, तो पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश में उन दलित और पिछड़े वर्ग नेताओं की तस्वीर लगाई गई, तो हमने इनको मंत्री बनाया। वो एक जाति समीकरण की था, और भारतीय जनता पार्टी ये बताने का प्रयास भी करती है और कोशिश भी करती है कि अगड़ों सवर्णों की पार्टी नहीं है, वो दलित और पिछड़ों की और सबको बराबर से देखना चाहती है। इसीलिए क्योंकि 2024 के चुनाव उत्तर प्रदेश में कहाँ 73, फिर कहाँ 65, फिर कहाँ 35 आना, उनको बड़ा झटका लगा, और 27 की उनको चिंता है कि अगर यही झटका रहा और यही परिणाम 27 में आया तो सत्ता उनके हाथ से जा सकती है। इसलिए जातीय समीकरण में वो कहीं न कहीं देखना, ये जरूर देख रहे हैं। अब उन 25 चेहरों की मैं बात कर लूं जो दलित और ओबीसी और संगठन के नेता हैं, जो संगठन को भी सूट करे और मोदी अमित शाह को सूट करे, उन्हीं पर चर्चा और मंथन करे। ऐसा आपको लग रहा है
जैसे 2024 के चुनाव के लिए जो उनके अपने राय थी या फिर जो उन्होंने अपना पूरा शेड्यूल बनाया था, क्या आपको लग रहा है 2027 के लिए कुछ नई तैयारी की गई है या फिर 2024 के रवैये में अभी भी आगे बढ़ रहे हैं? 2024 के चुनाव में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने सेंध लगाई, राहुल दोनों लोग मिल करके, जबकि गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में अखिलेश राहुल का हुआ और अखिलेश मायावती का हुआ, उतना दिन भारतीय जनता पार्टी की ये 17 और 19 में नहीं कर पाए, जितना 22 में भी नहीं कर पाए जितना इन्होंने 24 में किया। तो भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि देश का सबसे बड़ा सूबा है और देश की सूबे से ही प्रधानमंत्री दिल्ली तक जाते हैं। ठीक है, मोदी जी गुजरात से हैं लेकिन चुनित बनारस से जाते हैं। तो इस समीकरण को वो जरूर साधना चाहेंगे और साध रहे भी हैं। और इसीलिए पिछड़े की राजनीति, पिछड़ा मंत्रिमंडल की मैं बात कर लूं, आप विधान परिषद से लिए उत्तर प्रदेश की बात कर लिए, तो अगर आप संख्या देखेंगे तो ओबीसी और पिछड़ों को ज्यादा ज्यादा उन्होंने हिस्सेदारी देने का काम। अच्छा, तो जो इस समय का सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है कि ये महाराष्ट्र में जो हिंदी भाषा पे विवाद चल रहा है जी, आपका क्या कहना है? देखिए, उस हिंदी भाषाई विवाद को लेकर के वो तो बायोलॉजिकल मुद्दा हमेशा रहा है शिवसेना का, मुस्लिम विरोध और खासकर हिंदी भाषी विरोध। लेकिन उससे हट करके जब वो गठबंधन की सरकार कांग्रेस और इंडिया के साथ जाते हैं तो उनको भी चिंता करनी पड़ेगी कि बिहार के चुनाव में वो राहुल तेजस्वी के साथ देंगे या हिंदी भाषियों को हिंदी भाषा पर उनके मारपीट बेइज्जत करके, दुकानें तोड़ करके वो किसके साथ जा रहे हैं। और यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की भी होने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों को की रक्षा नहीं कर सकती, उनको बचाव नहीं कर सकती, उनका अधिकार नहीं दे सकती, तो वो क्या जवाब बिहार में देने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव टलता जा रहा है उसका असर 2027 के चुनाव में पड़ेगा? हेमा जी, देखिए, बीजेपी 2027 या 29 से आने वाले जितने भी चुनाव हैं वो टलने के पीछे सिर्फ एक कारण है, जो कि नागपुर संघ और सरकार के बीच में वो सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा। जो चेहरा मोदी जी अमित शाह को पसंद होता है वो संघ को नहीं पसंद है, जो संघ को पसंद है और मोदी जी को नहीं पसंद है। और एक बड़ी अहम बात है, सत्ता हस्तांतरण, यानी मोदी जी के बाद कौन? क्योंकि अमित शाह की बात होती, देश के गृह मंत्री हैं, चाणक्य हैं, रणनीति है, उनका यह मानना है कि पन्ना प्रमुख से लेकर के कई राज्यों में सरकारें बनी तो उनकी रणनीति काम की। और मोदी जी जिस उम्र के पावदान पर अन्य लोगों को उन्होंने रिटायर किया, खासकर अडवाणी को, खासकर डॉक्टर जोशी को, तो क्या ये उम्र की सीमा उनके ऊपर लागू होने वाली है क्या? तो ये जो नंबर 2 की लड़ाई है, भविष्य में प्रधानमंत्री पद 29 के बाद ही अगर बदलने की बात आती है तो किसको जाएगा, उस समय कौन सा राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको सूट करेगा? अभी जितने नाम आपको चल रहे हैं उन नाम है, संजय जोशी की बात कर लीजिए या चाहे भूपेंद्र यादव की बात कर लीजिए और बहुत सारे ऐसे नाम है। वो नाम जब तक दोनों लोगों को, क्योंकि एक बड़ी चीजें निकल के आई है विगत दिनों, वो ये कि जो संघ है, अब संघ व्यक्ति की राजनीति से परहेज करने लगा है। उसने देखा कि मोदी जी व्यक्ति की राजनीति कर रहे हैं, व्यक्ति संघ और सरकार से बड़ा हो गया है, भविष्य में हम ऐसा कोई भी व्यक्ति चुन के नहीं ले आएंगे या किसी को अध्यक्ष या प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे जो संघ और सरकार संगठन से बड़ा हो। इसी पर उनकी पूरी बैठकें चल रही हैं। और आप पीछे देखे होंगे जब दिल्ली संघ की बैठक थी तो मोदी जी विदेश दौरे पर चले गए, तो कहीं ना कहीं ये लुका छुपी के खेल भी चल रहा और इसी वजह से डिले होता है। ये बीजेपी बिहार और यूपी 2024 के चुनाव में जो हार मिली उसके आत्म मंथन से वो अब तक अपने आप को हटा पाया या फिर 2027 में इसी में मतलब कि अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएगा? हेमा जी, देखिए, 90, 91, 94, 95, 97, 99, चूंकि इतनी बात मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली दोनों जगह कई बार सरकारें अल्पमत की रही, गठबंधन की रही, कई बार सरकारें गिरी, नई सरकारें बनी, जिसमें चंद्रशेखर से लेकर नरसिम्हा राव से लेकर के आई गुजराल से लेकर के 13 दिन और 13 महीने की सरकार अटल जी की रही। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जातीय समीकरण को भारतीय जनता पार्टी साधने में 2014 में कामयाब और धार्मिक चीजों को उनके मुद्दे में अयोध्या, काशी, मथुरा, इससे हट करके बात नहीं करते। और ये सबसे ज्यादा किसी को सूट करता है तो योगी जी को सूट करता है उत्तर प्रदेश में। अब एक सवाल और भी है कि इस पर कुछ लोग इस बात की पैरवी करते हैं कि योगी जी को 27 में इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए ताकि इनको मुख्यमंत्री तक यहाँ रोका जा सके, दिल्ली की राजनीति पर इनको आगे न बढ़ाया जा सके। लेकिन दूसरा पक्ष और दूसरे लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि योगी जी अब दिल्ली की तरफ जाए, देश का बड़ा नाम हो गया, बड़ा चेहरा हो गया, मोदी ऑलरेडी 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो चौथी बार के से पहले योगी जी को लो। लेकिन इन सब के बीच में जो आपका एक मेन अहम सवाल था, मैं उस पर आ जाता हूँ। देखिए, जातिगत समीकरणों से बाहर
संविधान संविधान आपने कई बार सदन के अंदर सदन के बाहर संविधान को पढ़ते राहुल को सबको देखा होगा। तो ये जाति समीकरण, जाति जनगणना, उन सबका जो लाभ अखिलेश यादव को यूपी में मिला 2024 में, इसी फार्मूले को वो अन्य जगहों पे अप्लाई कर रहे हैं। खासकर आपने झारखंड का चुनाव देखा होगा। जी। तो ये थी हमारी आज की बेहद अहम चर्चा, एक ऐसी पार्टी की जो दशकों से सत्ता में है लेकिन अब नई चुनौतियों और अंदरूनी सवालों से जूझ रही है। प्रदेश अध्यक्ष हो या राष्ट्रीय नेतृत्व, फैसलों में देरी सिर्फ संगठनात्मक नहीं बल्कि राजनीतिक संकेत भी है। सवाल ये नहीं कि बीजेपी अगला चुनाव जीतेगी या हारेगी, सवाल ये है कि क्या वो खुद को बदलने की हिम्मत दिखा पाएगी या वही पुराने फार्मूलों पर चलती रहेगी। मनोज मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी साथ।